मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की जिसका नाम जोई होता है वो एक पुराने घर में कुछ ढूंढ रही होती है। असल में वो घर उसके दादी का था और जल्दी ही उसे तोड़कर वहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनाने वाली थी। घर काफी पुराना था, इधर उधर काफी मकड़े के जाल होते हैं और सारी चीजें टूटी हुई थी। जोई वहाँ पर ये सोच कर आई थी कि उसे वहाँ पर कुछ पुराना मिल जाएगा और कीमती होगा, उन्हें बेचकर वो काफी प्रॉफिट कमा सकती है। वहाँ पर वो एक कबोर्ड खोलती है, तभी उसमें से कुछ गिरता है और एक चूहा वहाँ से दौड़ते हुए चला जाता है। उसे देखकर वो डरकर चिल्लाने लग जाती है। फिर नीचे पड़ी हुई उस चीज को देखती है तो वहाँ एक बक्सा होता है जिस पर लिखा था कि इसे कभी मत खोलना। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि मूवी में अगर किसी चीज को छूने से या खोलने से मना किया जाए तो वो लोग बाकी सबको छोड़ छाड़ कर पहले उसी को टच करेंगे। यही मूवी के लेगेसी को बरकरार रखते हुए जोई उस बक्से को खोल देती है। उसमें उसे एक पेंडेंट मिलता है जिस पर फीनिक्स रहता है। दोस्तों, अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूं कि फीनिक्स और ड्रैगन सिंबल चाइना के पुराने समय के रॉयल्स यूज किया करते थे। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे काफी अच्छी कीमत मिलने वाली थी और उसको थोड़ा डाउट भी होने लगा था क्योंकि उसकी दादी बस एक नॉर्मल सी सर्वेंट थी। वो पेंडेंट चमक रहा होता है, वो उस पेंडेंट को रखकर फिर से बाकी सारी चीजों को ढूंढने लगती है। तभी उसे दीवार पर एक पेंटिंग मिलती है जिसे एक कपड़े से छुपा कर रखा गया था। उसे वो उसके दादी की पेंटिंग लगती है। तभी बिजली कड़कने लगती है और सारी चीजें हवा में उड़ने लग जाती है। एक तेज रोशनी आती है और जब वो अपनी आँख खोलती है तो देखती है कि उसका चेहरा पानी में होता है और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। असल में वो टाइम ट्रैवल करके अपने दादी के बॉडी में आ गई थी। उसकी दादी काफी मोटी होती है जिस वजह से वो काफी बदसूरत लगती है। उसकी कजन उसको पानी में डुबो डुबो कर मार रही थी। असल में उसने कुछ व्यापारियों का नुकसान कर दिया था जिस वजह से उसकी कजन उसको पनिश कर रही थी। आसपास के सभी लोग वहाँ खड़े ये सब देख रहे थे। तभी वो एकदम से पानी से अपना सर बाहर निकालती है जिससे उसकी कजन दूर उड़कर जाकर गिरती है। गाँव के सभी लोग उसकी निंदा कर रहे होते हैं। उसकी बातों से हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ उसी की वजह से हो गई थी और साथ ही ये पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने एक लड़के की जान बचाई थी और उसकी शादी जोई के दादी से करवा दी गई थी। तभी उसकी कजन कहती है कि मोटी, आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर जैसे ही वो उसे मारने चाहती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और मोड़ने लग जाती है। उसकी कजन दर्द से चिल्लाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी लंगड़ाते हुए आता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही लड़का होता है जिसे उसके माँ बाप ने बचाया था। इसका नाम जियाओ चेन है। जियाओ चेन कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो सिन्याओ। वो बहुत हैंडसम होता है। उसे देखकर सिन्याओ के मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। उसे देखकर मन में कहती है कि इतना हैंडसम है, ये भले ही थोड़ा सा लगनाता हो लेकिन इसकी फिगर बहुत मस्त है। तभी सिन्याओ की कजन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि जियाओ चेन, इस सिन्याओ ने उस जूते वाले व्यापारी का बहुत नुकसान कर दिया है और अब वो कंपनसेशन में 20 टाइल्स मांग रहे हैं। दोस्तों, 20 टाइल्स करीब करीब उस जमाने में एक आदमी की अर्ली इनकम होती थी। ये सुनकर वो बहुत शॉक्ड हो जाता है लेकिन नुकसान उसकी बीवी ने किया था इसीलिए वो 20 टाइल्स देने के लिए मान जाता है और उसे दे देता है। वो 20 टाइल्स उसने बचा कर रखे थे ताकि वो कैपिटल जाकर एग्जाम दे सके, लेकिन दूसरा चारा ना होने की वजह से वो एग्जाम को जाने का खर्चा कंपनसेशन के तौर पर दे देता है। वो व्यापारी सिन्याओ की कजन से मिला हुआ था। वो झट से पैसे ले लेता है। कहता है कि मैं तुम्हें एक फ्री में एडवाइस देना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस चुड़ैल से डिवोर्स लेकर छुटकारा पालो और दूसरी शादी कर लो, इससे तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। इस पर सिन्याओ की कजन शर्माते हुए कहती है कि जियाओ चेन, मैं सिन्याओ की कजन हूँ, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी वाइफ बन सकती हूँ। ये सुनकर सिन्याओ सबको हकलाते हुए कहती है कि चलो अब पैसे ले लिए हैं तो यहाँ से दफा हो जाओ और नीना, तुम अपनी औकात में रहो वरना बहुत पीटूंगी। सभी गाँव वाले वहाँ से जाने लगते हैं। नीना भी निराश होकर चली जाती है।
शाम को सिनियाओ अपने चेहरे को मिरर में देखती है। उसके गाल बुलडॉग की तरह एकदम मोटे मोटे होते हैं और इधर उधर काफी घाव के निशान भी थे। उसके साथ उसके लिप्स के नीचे एक बर्थ मार्क भी था, जिसे वो और ज्यादा बदसूरत लग रही थी। वो मन में कहती है कि अगर मेरे पास अभी मेरे मल्टीपर्पज मेडिकल बॉक्स होते तो शायद मैं इस बर्थ मार्क से छुटकारा पा सकती थी। तभी वहाँ मैजिक से टेबल पर एक मल्टीपर्पज बॉक्स आ जाता है। उसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। फिर से मिरर उठाती है और खुद को देखकर कहती है कि बॉक्स की मदद से अब ये मार्क चला जाएगा, बस थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा जिससे मेरा मोटापा कम हो जाएगा। तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है। वो पास में पड़े कटोरी में से खाना खाती है, लेकिन उसका टेस्ट एकदम बेकार था। फिर हम देखते हैं कि जियाओ चेन शाम में कहीं से लाठी की मदद से आ रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है कि सिनियाओ अब तक खाना खाकर सो गई होगी। तभी उसे कहीं से खाने की खुशबू आती है। वो अंदर जाकर देखता है तो सिनियाओ वहाँ पे खाना बना रही थी। उसके पास जाकर पूछता है कि क्या कर रही हो तुम। सिनियाओ कहती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया, दिख नहीं रहा कि मैं खाना बना रही हूँ। चलो अब खाना खाते हैं। जब वो खाने को देखता है तो उसे एकदम अजीब लगता है। उसने इस तरह से खाना कभी नहीं देखा था और साथ ही वो ये भी जानता था कि सिनियाओ को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता है। वो पहले तो खाने से हिचकिचाता है, लेकिन जैसे ही उसे टेस्ट करता है उसे वो एकदम डिलीशियस लगता है। उसने आज तक इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया था। वो खुद से सवाल पूछने लगता है कि क्या सच में सिनियाओ इतना अच्छा खाना बना सकती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो कुकिंग में एक्सपर्ट है। सिनियाओ ने पहले ही खा लिया था, इसीलिए वो बस उसे चुपचाप देख रही होती है। तभी बाहर कोई दरवाजा बजाता है। सिनियाओ उठकर दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजा खोलने ही वाली थी तभी बाहर से आवाज आती है कि जियाओ चेन, जैसा कि उस व्यापारी ने कहा था कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर दूं और तुम्हारी वाइफ बन सकूं। ये सुनकर सिनियाओ समझ जाती है कि ये वो दोपहर का सारा ड्रामा नीना का रचा हुआ था। वो जियाओ चेन की आवाज में कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी पहले ही एक प्यारी सी बीवी है। इससे गुस्सा होकर नीना कहती है कि उस मोटी को तुम प्यार कैसे कर सकते हो, वो तो बस तुम पर बोझ है। मैं तुम्हें उससे कई ज्यादा खुशियाँ दे सकती हूँ। उसे तो ये भी नहीं पता कि एक एलिगेंट लेडी को कैसे बिहेव करना चाहिए और उसकी वजह से तुम्हारी बीजिंग जाने का पैसा भी चला गया। वो तुम्हें बिल्कुल डिजर्व नहीं करती है। सिनियाओ को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे सबक सिखाने का सोचती है। नीना उसे ये भी बताती है कि वहाँ जाने का खर्चा मैं उठा लूंगी और उसे बताती है कि आज से मेरा सब कुछ तुम्हारा समझो। वो जियाओ चेन की आवाज में कहती है कि ठीक है, तुम चलो, मैं पीछे से आता हूँ। वो जैसे ही मुड़कर जाने लगती है तो सिनियाओ दरवाजा खोलकर एकदम जोर से उसके बम पर लात मारती है। नीना धड़ाम से जमीन पर जाकर गिरती है। वो जब पीछे देखती है तो वहाँ जियाओ चेन की जगह सिनियाओ होती है। सिनियाओ कहती है कि शर्म नहीं आती, दूसरे मर्दों को सेड्यूस करती हो, जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ वरना अगली बार पूरे गाँव के सामने बिठाकर चप्पल से पिटवाऊंगी। नीना उठकर चली जाती है। सिनियाओ दरवाजा बंद करके अंदर आती है। वहाँ पर जियाओ चेन नहा रहा होता है। उसकी बॉडी देखकर उसके लार टपकने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिनियाओ बेड पर सोई हुई थी। तभी जियाओ चेन नहाकर अंदर आता है। वो मन में कहती है कि इतने हैंडसम लड़के के साथ अगर मुझे इंटीमेट होने मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो कल अगर मैं पहाड़ी के नीचे दबकर मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं होगा। ये सोचकर वो एक्साइटेड होने लग जाती है, लेकिन सारी एक्साइटमेंट पर पानी फिर जाता है क्योंकि वो तो नीचे बिस्तर लगाकर सो जाता है। वो समझ जाती है कि शादी के बाद भी उन दोनों में कोई रोमांटिक फीलिंग्स नहीं था, इसीलिए उसे बताती है कि सब सेटल होने के बाद वो उसे डिवोर्स लेकर फ्री कर देगी क्योंकि उसकी जबरदस्ती से सिनियाओ से शादी कराई गई थी। जियाओ चेन भी हाँ बोलता है। सिनियाओ फिर से एक्साइटेड होकर बोलती है कि फर्श बहुत ठंडा होगा, इसीलिए तुम बेड पर आ जाओ। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो उसे एक हाथ से उठाकर बेड पर बिठा देती है। सिनियाओ उसके पैर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि वैसे भी मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। वो डरते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो हंसते हुए कहती है कि मुझे थोड़ा बहुत मेडिसिन के बारे में भी पता है और मैं एक्यूपंक्चर भी जानती हूँ। ये कहकर वो उसके पैर के एक्यूपंक्चर पॉइंट को छेड़ती है। पूछती है कि अब चल कर बताओ। जब वो जमीन पर पैर रखता है तो उसके पैर पहले से काफी ज्यादा बेटर हो चुके थे। वो एकदम सरप्राइज हो जाता है क्योंकि पिछले 10 सालों में उसके पैर ऐसे कभी नहीं हुए और
उनका इलाज भी कोई नहीं जानता था। वो जब सुबह उठती है तो वो पेंडेंट जियाओ चेन के पास देखती है। वो कुछ समझ नहीं पाती। फिर वो जियाओ चेन का नोट पढ़ती है जिसमें लिखा हुआ था कि वो पहाड़ी पर खाना इकट्ठा करने गया है। वो भी एक बास्केट कंधे पर लेकर पहाड़ी पर जाने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। तभी वहाँ पर उसे जियाओ चेन हैवी काम करते हुए देखती है। उसने जियाओ चेन के पैरों को रिकवर होने के लिए खतरनाक काम करने से मना किया था, इसीलिए उसे रोकने के लिए वो जल्दी से उसकी तरफ दौड़ती हुए जाती है। तभी एक पेड़ की रूट से टकराकर उसी के ऊपर जाकर गिरती है। तभी उसे वहाँ पर एक मशरूम दिखता है। वो उसे उठाकर बोलती है, कितनी परफेक्ट चीज मिली है मुझे। इस गर्मी में अगर इसका मस्त ठंडा स्नैक्स बनाकर बेचूं तो मुझे बहुत प्रॉफिट होगा। इस पर जियाओ चेन कहता है कि ये पॉइजनस हो सकता है क्योंकि ये सड़े हुए पेड़ पर लगे हुए हैं, इसे हम नहीं खा सकते। बातों ही बातों में सिनियाओ को पता चलता है कि पुराने जमाने में लोग मशरूम नहीं खाते थे, इसीलिए वो और खुश हो जाती है क्योंकि उसे यकीन था कि मशरूम के स्नैक्स और फूड यहाँ पर बहुत फेमस होंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिनियाओ बाजार में मशरूम के स्नैक्स बना रही होती है और चिल्ला चिल्ला कर ये कहकर उन्हें बेचने की कोशिश करती है कि ये तुम्हारे स्किन के लिए और हेल्थ के लिए अच्छे हैं और साथ में स्वादिष्ट भी हैं। पहले तो लोग मशरूम को देखकर ही उसे पॉइजनस समझ रहे थे और खरीदने से मना कर रहे थे, पर जब सिनियाओ खुद उसे टेस्ट करती है तो 2-3 दूसरी औरत भी आकर उसे खरीदकर टेस्ट करने लगती है। उन्हें वो टेस्ट काफी पसंद आ जाता है और देखते ही देखते कस्टमर की भीड़ होने लगती है और उन्हें भारी प्रॉफिट होता है। वहाँ पर नीना का भी बंस का दुकान होता है, लेकिन सिनियाओ को यहाँ पर फिर देखकर उसके सारे कस्टमर सिनियाओ के दुकान पर चले जाते हैं। ये देखकर नीना को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए नेक्स्ट डे वो फिर से मशरूम लेकर आती है। फिर वो देखती है कि स्नैक्स बनाने से पहले जियाओ चेन और सिनियाओ उन मशरूम्स को कड़ी धूप में सुखा रहे होते हैं। उन्हें मशरूम सुखाते हुए देख नीना उसका मजाक उड़ाने लगती है, बोलती है कि तुम्हें अपने कस्टमर का ख्याल रखना चाहिए और उनको फ्रेश मशरूम देने चाहिए। इसके बाद वो जियाओ चेन के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है और उसकी कुकिंग टेस्ट करने के लिए बोलती है और अपने घर इनवाइट करती है, लेकिन जियाओ चेन मना कर देता है। सिनियाओ उसको समझाने की कोशिश करती है कि फ्रेश मशरूम पॉइजनस होते हैं, पर वो उसकी नहीं सुनती है और चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि फ्रेश मशरूम बोलकर बेचने की वजह से उसके सारे स्नैक्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन सिनियाओ के स्नैक्स थोड़े बहुत बच जाते हैं। ये देखकर वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी कुछ लोग नीना को आकर डांटने लग जाते हैं क्योंकि फ्रेश मशरूम की वजह से उसके शरीर पर खुजली होने लग गई थी और उन्हें दस्त लग गए थे। सिनियाओ ने उसे पिछले दिन ही समझाने की कोशिश की थी कि सुखाने से मशरूम के पॉइजन चले जाते हैं, लेकिन नीना ने उसकी बात नहीं मानी थी। नीना ये मानने से मना कर देती है कि ये सब प्रॉब्लम उसके स्नैक्स की वजह से हुए हैं। सिनियाओ फिर से उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि वो किसी की नहीं सुनने वाली है और खुद को प्रूव करने के लिए वो खुद मशरूम खाकर दिखाती है। फिर बोलती है कि देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तभी उसे भी खुजली होने लग जाती है और लोगों का शक पक्का हो जाता है कि मशरूम की वजह से ही उनको ये सब प्रॉब्लम हो रही है। फिर नीना वहाँ से भागकर जाती है और लोग उसका पीछा करने लगते हैं। सिनियाओ उसकी ये हालत देखकर भरपूर मजा लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सिनियाओ जियाओ चेन को एक झोली देती है और पैसे देते हुए कहती है कि ये पैसे लो और तुम अब अपनी एग्जाम दे सकते हो और अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे संदेश भेज देना। असल में दोस्तों सिनियाओ जियाओ चेन के एग्जाम के लिए पैसे जमा कर रही थी। ये बात जियाओ चेन के दिल को छू जाती है। फिर वो उसे विदा लेकर एग्जाम के लिए बीजिंग चला जाता है। उसके जाते ही अपना बदला लेने के लिए नीना वापस गाँव वालों के साथ आती है। वो एक पुराना डॉक्यूमेंट दिखाते हुए बोलती है कि कई साल पहले तुम्हारी फैमिली ने हमसे एक मुर्गी ली थी, उसके पैसे मुझे अभी चाहिए जो कि है 100 टाइल्स। ये सुनकर सिनियाओ शॉक्ड हो जाती है और एक मुर्गी की प्राइस का इतना दाम लगाने का कारण पूछती है। वो बताती है कि अगर वो मुर्गी उसके पास होती है तो वो हर दिन एक अंडा देती है और उन अंडों में से बहुत सारी और मुर्गियां बनती है और वो मुर्गियां फिर से अंडे देती है और उसे ऐसे ही करके बहुत सारी मुर्गियां हो जाती है। सिनियाओ समझ जाती है कि नीना लातों की भूत है, बातों से नहीं मानने वाली, इसीलिए वो एक तरकीब सोचती है। वो नीना के पति को एक खरबूजा देती है और उसे कहती
है कि उस मुर्गी के बदले ये ले लो। ये कहकर नीना को गुस्सा आता है और वो उस खरबूजे को नीचे फेंक देती है, जिससे वो फूट जाता है। ये देखकर सिन्याओ हंसने लग जाती है और कहती है, गाँव वालों, जैसा कि आपने देखा, इसने मेरा खरबूजा फोड़ दिया, इसका मुझे कंपनसेशन चाहिए। इस बात पर गाँव वाले भी राजी हो जाते हैं और नीना को कंपनसेशन देने के लिए कहते हैं। नीना कहती है कि एक खरबूजा ही तो है। इस पर सिन्याओ कहती है कि एक खरबूजे में मान लो 100 बीज होते हैं। अगर मैं उन बीजों को लगाऊंगी तो मुझे 100 खरबूजे बनेंगे, जिसमें से बीज निकलेंगे और फिर से उन्हें लगाएंगे तो और खरबूजे बनेंगे। इस हिसाब से कम तुम्हें भी मुझे 10,000 टाइल्स देने पड़ेंगे, लेकिन तुम मेरी कजन हो इसीलिए 50,000 दे दो। इसमें नीना का सारा प्लान चौपट हो जाता है। सिन्याओ फिर से दांत फाड़कर हंसने लग जाती है। नीना को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहती है कि हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि जब जियाओ चेन बड़े ओहदे पर जाएगा तो वो तुम जैसी बदसूरत लड़की को कभी अपनी वाइफ नहीं बनाएगा। वो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगा। अभी तुम हंस लो, लेकिन जब वो तुम्हें छोड़ देगा तो हम हंसेंगे। ये सुनते ही नीना और बाकी सभी गाँव वाले हंसने लग जाते हैं। सिन्याओ गुस्से से सब्जियां उठाती है और उन पर फेंकते हुए वहाँ से जाने को कहती है। सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सिन्याओ वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करने लगती है। देखते ही देखते 1 साल होने को आ जाते हैं। एक शाम ऐसे ही एक्सरसाइज करके लौटने के बाद जब वो दरवाजा बंद करके आराम कर रही होती है, तभी एक बूढ़ी औरत भागते हुए उसके दरवाजे पर आती है। उसके पीछे सैनिक लगे हुए थे और वो उसे मारना चाहते थे, क्योंकि उसे चिकन पॉक्स हो गए थे, जिसका इलाज पुराने जमाने में नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से एक बार ये फैल गया था तो पूरा का पूरा गांव ही शमशान बन जाता है। इस वजह से जिसको भी अब से ये होता है तो उसे वहीं मार दिया जाता है। सिन्याओ दरवाजा आकर खोलती है तो देखती है कि एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर बेहोश पड़ी है। वो इसके सिम्टम्स को देखकर घर में ले आती है और अपने मल्टीपर्पज मेडिसिन बॉक्स से उसका ट्रीटमेंट करती है। एग्जाम देने के बाद जियाओ चेन भी एक सूबेदार बन चुका था। वो अपने गांव लौट ही रहा होता है। जैसे ही उसके लौटने की बात नीना को पता चलती है, वो सज धज कर उसे सड्यूस करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। उसे देखने के लिए वो दीवार पर चढ़कर अंदर झांकती है तो उसे अंदर बहुत सारे चिकन पॉक्स वाले मरीज मिलते हैं। वो उन मरीजों को देखकर डर जाती है और सभी गांव वालों को उसके बारे में बता देती है। सभी गांव वाले उसके घर के सामने जमा हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि जियाओ चेन नोबेल लोगों को ग्रेट कर रहा होता है। तभी एक नौकर आकर उन्हें संदेश देता है कि जियाओ चेन के घर पर कुछ कांड हो गया है। ये सुनकर जियाओ चेन और वो नोबेल लोग दौड़कर जियाओ चेन के घर जाते हैं। असल में पुराने जमाने में अगर आपने किसी चिकन पॉक्स वाले मरीज को छुपाने की कोशिश की तो आपको भी उसकी सजा मिलेगी, इसीलिए सभी लोग उसको सजा देने को कहते हैं। तभी जियाओ चेन आकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, बताता है कि वो अंदर जाकर खुद जांच पड़ताल करेगा इसके बारे में और इसके बारे में लोगों को बताएगा। ये कहकर वो अंदर जाने ही वाला था। तभी नीना कहती है कि वैसे भी वो लड़की बहुत बदसूरत है और अभी उसने ऐसा कांड कर दिया, इसीलिए जियाओ चेन तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उसे डिवोर्स दे दो। डिवोर्स देने का यही सही कारण बनेगा। वहाँ के सभी नोबेल लोग भी और गांव वाले भी उसे उससे डिवोर्स लेने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता और अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन सभी उसे पकड़ लेते हैं और उसके घर को चारों तरफ से लकड़ियां लगाकर और किरोसिन डालकर पूरा चलाने ही वाले थे। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। वो उन्हें सब बताती है कि कैसे उसको भी पहले चिकन पॉक्स हो गया था, लेकिन सिन्याओ के मेडिसिन की वजह से उसका इलाज अब हो गया है और अब वो एकदम तंदुरुस्त है। लेकिन कोई उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये सच नहीं है। सभी लोगों को लगता है कि सिन्याओ के प्यार में जियाओ चेन पागल हो गया है, इसीलिए उसको जबरदस्ती डिवोर्स देने के लिए बोलता है और नीना घर चलाने के लिए जलती हुई लकड़ी फेंक देती है। तभी दरवाजा खुलता है और एक चाकू उड़ते हुए आता है और उस लकड़ी को चीर देता है और अंदर से आवाज आती है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे घर को जलाने आया है। ये कहकर वो बाहर आती है। हम देखते हैं कि वो एकदम बदल चुकी होती है। वो अब पहले की तरह मोटी और बदसूरत नहीं बल्कि एकदम सुंदर और पतली एलिगेंट लेडी बन गई थी। सभी उसे देखकर शॉक्ड जाते हैं।
जियाओ चेन भी एकदम सरप्राइज हो जाता है। तभी नीना अपनी फाइनल चाल चलते हुए कहती है कि लेकिन गुनाह तो गुनाह होता है, तुम्हें अपनी किए की सजा मिलनी ही चाहिए। ये सुनकर उसका चमचा नोबेल भी हाँ बोलता है और उसे पनिश करने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर एक सिनियाओ द्वारा ट्रीट किया हुआ पेशेंट आता है और बताने की कोशिश करता है कि सच में उसने उनका ट्रीटमेंट किया है, लेकिन वो नहीं मानते और आग लगा देते हैं। तभी वहाँ पर रॉयल आर्मी आ जाती है और आग बुझा देती है। उसका लीडर कहता है कि किस तरह के नोबेल लोग हो, आप ऐसे ही किसी इनोसेंट को नहीं मार सकते। गांव वाले और वो नोबेल उन्हें बताते हैं कि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, चिकन पॉक्स वाले पेशेंट को सहारा दिया है और वो झूठा दावा भी दे रही है कि वो इसका इलाज जानती है। नीना भी आग में घी डालने का काम करती है। तभी रॉयल डॉक्टर आकर उन्हें चेक करते हैं। चेक करने के बाद वो भी सरप्राइज हो जाते हैं कि सिनियाओ ने सच में चिकन पॉक्स का इलाज ढूंढ लिया है। ये बात सभी को बताता है, लेकिन नीना फिर भी नहीं मानने को तैयार थी और उसी वक्त उस बूढ़ी औरत को अस्थमा की वजह से उल्टियां होने लगती है। वो उन्हें अंदर लेकर जाते हैं और रॉयल डॉक्टर एकदम दावे से कहते हैं कि इसका इलाज नामुमकिन है। नीना फिर से चढ़कर बोलने लगती है कि ये एक ढोंगी है, लेकिन उसका भी इलाज सिनियाओ कर देती है। तभी रॉयल आर्मी का वो लीडर उस बूढ़ी औरत को पहचान लेता है। वो बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि उस देश के सबसे बड़े टेम्पल की प्रीस्ट होती है। वो उसके सामने झुक जाता है, उन्हें वापस ले जाने की बात करता है, लेकिन वो मना कर देती है। इसके बाद जियाओ चेन उस लीडर को छुड़ाने जाता है तो वो लीडर जियाओ चेन के गले में वो पेंडेंट देखता है। वो मन ही मन कहता है कि ये पेंडेंट पुराने एम्पायर का क्यों लग रहा है। जियाओ चेन उसे बाहर छोड़ आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियाओ चेन की पढ़ाई में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की वजह से उसको ऑफिशियल सर्वेंट के तौर पर अपॉइंट कर लिया जाता है। ये देखकर सिनियाओ बहुत खुश होती है और उसे कांग्रेट्स कहती है। फिर जियाओ चेन उसको एक हेयर पिन गिफ्ट करता है और खुद उसके बालों पे लगाता है। उसके बाद वो दोनों पास आने लगते हैं। माहौल ठंडे से गर्म होने वाला था। दोनों पास आकर किस करने ही वाले थे, तभी सिनियाओ उसके मुंह में मिठाई डाल देती है। वो बूढ़ी औरत अब यहीं पर रहने लगी थी। सिनियाओ और उसके बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी, इसीलिए सिनियाओ अब उसे दादी कहती है। फिर सिनियाओ उन्हें अपनी नई डिश ट्राई करने को कहती है। वो भी शाकाहारी होती है, लेकिन टेस्ट में एकदम मीट जैसी लगती है। उसे दादी जी को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। उनकी एक ग्रैंड डॉटर थी जिसने सेम ऐसी ही वेजिटेबल मीट बनाया था, क्योंकि वो टेम्पल की प्रेस्ट के तौर पर नॉनवेज नहीं खा सकती थी। उसे टेस्ट करके वो मन ही मन कहती है कि इस लड़की की कुकिंग और बोलने की आदत सेम मेरी असली पोती जैसी है, पर पता नहीं वो कहाँ खो गई है। फिर हम देखते हैं कि जियाओ चेन और सिनियाओ बीजिंग के लिए निकल जाते हैं। सिनियाओ घोड़े गाड़ी में बैठी होती है। तभी वहाँ पर नीना आ जाती है। वो मन में सोचती है कि आज सिनियाओ नहीं है और मैं अब जियाओ चेन के साथ बीजिंग के सफर में जा सकती हूँ और इसी मौके का फायदा उठाकर उसके दिल के करीब आ जाऊंगी। वो जियाओ चेन को अपने हैंडमेड स्नैक्स ऑफर करती है। ये सुनकर सिनियाओ अंदर बैठकर जलस फील करने लगती है, लेकिन जियाओ चेन ये बताकर मना कर देता है कि उसके लिए सिनियाओ ने पहले ही स्नैक्स बनाए हुए हैं। सिनियाओ ये सुनकर खुश हो जाती है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि नीना कभी हार नहीं मानती। वो फिर से कहती है कि स्नैक्स तो बस एक बहाना था, मुझे तो बीजिंग में एक काम है और इसीलिए मुझे तुम्हारे घोड़े गाड़ी में राइड चाहिए। ऐसा कहकर वो ऊपर चढ़ने ही वाली थी। तभी सिनियाओ खिड़की से देखती है और कहती है कि गाड़ी फुल हो चुकी है, यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें बीजिंग जाना है तो पीछे हमारे सामान वाली गाड़ी में बैठ जाओ। फिर सभी बीजिंग पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जियाओ चेन अपनी सर्विस देना शुरू कर देता है और सिनियाओ स्नैक्स का स्टॉल खोल देती है। एक शाम को जियाओ चेन किताब पढ़ रहा होता है। तभी सिनियाओ आकर उसे बताती है कि उसने उसके नहाने के लिए पानी गर्म कर दिया है। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाने लगती है। तभी जियाओ चेन उसे उठा लेता है और उसे बेड पर बिठा देता है और उसके बाद दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम महल वाला सीन देखते हैं। वहाँ पर हम राजकुमारी को देखते हैं जिसके गर्दन पर एक निशान था। वो निशान सेम सिनियाओ के निशान जैसा था। वो गुस्से से अपना खाना फेंक देती है, कहती है कि तंग आ चुकी हूँ मैं इस चार दीवारी में रह रहकर, मुझे महल से बाहर जाना है। ये कहकर वो पास की बड़ी तलवार लेती है और दासी के गले पर तलवार रखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते
देखते हैं कि सिन्याओ स्नैक्स बेच रही होती है। बहुत समय होने के बाद भी उसे कोई कुछ नहीं खरीदता। तभी दो लड़कियां आती है और उसके स्नैक्स को चखने ही वाली थी। तभी नीना उसे पकड़ती है और खाकर कहती है कि एकदम घटिया है, इससे बेकार चीज तो मैंने आज तक नहीं खाई। क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है गाँव वाले लोगों से। सिन्याओ के गाँव से होने का पता चलते ही वहाँ पर की लड़कियां चली जाती है, क्योंकि बीजिंग में बना था कि गाँव वाले लोग गंदे रहते हैं और कभी साफ सुथरे नहीं रहते। सिन्याओ उसकी ड्रेस पकड़ती है और उसे डांटते हुए कहती है कि तुम हर बार बेशर्मों की तरह क्यों आ जाती हो। नीना कहती है कि इतना भी मत तोड़ो, तुम्हारा पति हर दिन महल जाता है और महल में एक से बढ़कर एक हसीन लड़कियां रहती है, वो पक्का तुम्हें छोड़ देगा। तभी वहाँ पर जियाओ चेन आ जाता है और गुस्से से कहता है कि मैं अभी तक तुम्हें इसीलिए कुछ नहीं कह रहा था क्योंकि तुम सिन्याओ की कजन थी, लेकिन अगर तुमने मेरे और मेरी बीवी के बारे में दोबारा से कुछ भी झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद सिन्याओ जियाओ चेन का हाथ पकड़कर नीना से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे जलती हो, लेकिन इतना भी मत जलो कि राख हो जाओ। चलो अब यहाँ से जल्दी दफा हो जाओ, हमें थोड़ी प्राइवेसी दो। तभी वहाँ पर वेवी घोड़ा लेकर आती है। ओह सॉरी दोस्तों, असल में उल्टा होता है, क्योंकि वेवी को घुड़सवारी नहीं आती है, इसीलिए वेवी घोड़े को नहीं बल्कि घोड़ा वेवी को लेकर आता है। लोग घोड़े को आउट ऑफ कंट्रोल देखकर हड़बड़ी में जहाँ रास्ता मिले वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कुछ सिन्याओ को धक्का देकर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। सिन्याओ अपनी दुकान पर जाकर गिरती है, जिससे सारे स्नैक्स गिर जाते हैं। जियाओ चेन उसकी मदद करने के लिए उसे उठाने जाता है। तभी वेवी घोड़े से चिल्लाती है कि कोई मेरी मदद करो। ये सुनकर जियाओ चेन सिन्याओ को उठाता है और उस घोड़े की तरफ दौड़ने लगता है। वो घोड़े को एक हाथ से रोक लेता है। घोड़े को तो रोक लेता है, लेकिन न्यूटन के लॉ को नहीं रोक पाता, इसीलिए घोड़े के रुकते ही वेवी नीचे गिर जाती है। पर जियाओ चेन हीरो की तरह दौड़ कर जाता है और उसे कैच कर लेता है। वो उसे पकड़कर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वो शर्माते हुए हाँ कहती है कि आप तो हीरो की तरह मुझे बचा लिया, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन लगता है कि मेरे पैर ठीक नहीं हैं, क्या आप मुझे फिर से उठा सकते हैं। ये देखकर सिन्याओ जेलस हो जाती है। वो जियाओ चेन को उससे छुड़ाती है और उसे पकड़कर कहती है कि माफ करना, पर मेरे पति को मेडिसिन नहीं आती है, इसीलिए चाहो तो मैं तुम्हें उठा सकती हूँ और तुम्हारे पैर का इलाज भी कर सकती हूँ। ये सुनकर वेवी खड़ी हो जाती है और सरप्राइज और निराश होकर कहती है कि तुम ऑलरेडी शादीशुदा क्यों हो। उसे ठीक से खड़ा होकर देख सिन्याओ कहती है कि लगता है तुम्हारे पैर को कुछ भी नहीं हुआ, चलो अब मेरे नुकसान की भरपाई करो। ये कहकर वो पैसे देने के लिए कहती है। वो कहती है कि ये बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करूंगी। वो अपना पर्स चेक करने लगती है, लेकिन इस गड़बड़ी के बीच वो कहीं गिर गया था। जियाओ चेन सिन्याओ का हाथ नीचे करते हुए कहता है कि रहने दो सिन्याओ, वो पहले ही एक्सीडेंट की वजह से टेंशन में होगी। ये सुनकर वेवी खुश होकर जियाओ चेन का हाथ पकड़ लेती है। कहती है कि मेरे हीरो तुम कितने अच्छे हो, लेकिन पता नहीं तुम ऐसी लड़की की जाल में कैसे फंस गए। सिन्याओ उसके हाथ पर मारती है और जियाओ चेन को पकड़कर कहती है कि हनी इस लड़की को यहाँ पर रहने दो और चलो हम दोनों घर चलते हैं। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी पीछे से वेवी उन्हें रोक लेती है। उन्हें बता ही रही थी कि वो उन्हें उनकी मदद के लिए कुछ देना चाहती है, लेकिन तभी वहाँ पर रॉयल गार्ड्स आ जाते हैं। उसके सामने वो उसे झुककर राजकुमारी कहते हैं, उससे माफी मांगने लगते हैं। अब ये सुनकर जियाओ चेन और सिन्याओ पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। वो गार्ड से अपना पर्स लेकर सिन्याओ की तरफ फेंकती है और कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे नुकसान का 100 गुना पैसा दूंगी, इन पैसों को ले लो। ये देखकर सिन्याओ गुस्से से कहती है कि मुझे तुम्हारी इन्हीं हरकतों से नहीं लगा था कि तुम कोई राजकुमारी होगी। वो रॉयल गार्ड्स उन्हें पहचान लेते हैं और वेवी से कहते हैं कि ये वही दो लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। इन यंग लेडी ने टेम्पल के प्रिस्ट को चिकन पॉक्स से बचाया है, इसका नाम सिन्याओ है और उसके साथ खड़े यहाँ महान जियाओ चेन है, जिसके टैलेंट से इंपेरियर इम्प्रेस होकर खुद महल में अपॉइंट कर लिया गया है इन्हें। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है और फिर से जियाओ चेन का हाथ पकड़कर कहती है, मैंने सुना है कि आप बहुत अद्भुत है, आप हर काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और आज इसे देख भी लिया। आज से तुम मेरे लिए एक हीरो हो, मुझे बचाने के बदले में मुझसे तुम कुछ भी मांग सकते हो। सिन्याओ फिर से जेलस हो जाती है और उसका हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा पति बहुत दयालु है, वो तो रास्ते में आती जाती कुत्ते बिल्लियों की भी मदद करता ही रहता है, इसीलिए अब
तुम जा सकती हो। गार्ड्स भी राजकुमारी से कहते हैं कि यहाँ पर बहुत खतरा है और उन्हें महल आने को कहते हैं। वे भी फिर से जियाओ चेन का हाथ पकड़ लेती है और जिनियाओ फिर से जेलस हो जाती है। वे भी कहती है कि अगर इन्हें खुद पापा ने चुना है तो ये बहुत सूरवीर होंगे, इसीलिए आप इस लड़की के दुकान बनाने में उसकी हेल्प कीजिए। मैं इनके साथ महल में जाऊंगी और पापा को इनके पराक्रम के बारे में बताऊंगी। जियाओ चेन उसका हाथ छुड़ा देता है और झुककर कहता है कि मुझे माफ करना राजकुमारी, लेकिन मैं नहीं आ सकता। मेरी बीवी अभी बहुत मुश्किल में है और मुझे उसके साथ ही रहना चाहिए और मुझ जैसे आम आदमी का राजकुमारी के साथ चलने का कोई भी हक नहीं है। जियाओ चेन उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि ये बहुत रेयर है कि राजकुमारी तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंस दे रही है, तुम्हें जाना चाहिए। ये कहकर वो अपनी वो हेयर पिन निकालकर उसे अपने प्यार की निशानी के तौर पर दे देती है। कहती है ये पिन आपने ही मुझे लगाई थी, जब वापस आओगे तो फिर से मेरे बालों में लगा देना, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। वो उसे वादा करता है कि वो जरूर आएगा और दोनों गले मिलते हैं। उन्हें लोवी डोवी देखकर राजकुमारी भी जेलस फील करने लगती है। जियाओ चेन को पैलेस में जाए हुए बहुत दिन हो गए थे। फिर एक दिन हम देखते हैं कि पैलेस में एक कंपटीशन हो रही थी। हर साल उस कंपटीशन में अवार्ड के साथ साथ इंपीरियर विनर को खुद एक रॉयल हेयर पिन देता है। जीतने वाला वो हेयर पिन अपनी प्रेमिका या उसके साथ जिसे वो प्यार करता हो वो उसे जताने के लिए देता है। इसीलिए महल के बाहर सभी उस पर बिट लगाते हैं कि उसे कौन जीतेगा, और अगर बिट लगाने वाले का उम्मीदवार जीतता है तो उसे सारे शर्त के पैसे मिलते थे। सिनियाओ को यह बात नहीं पता थी, लेकिन उसे ये पता था कि उसका पति कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहा है, इसीलिए वो रिजल्ट के लिए वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर बहुत भीड़ दिखती है। वो नीना से इसके बारे में पूछती है और नीना उसे सब समझाती है। सिनियाओ को भी अपने प्यार पर पूरा भरोसा होता है, इसीलिए वो जियाओ चेन के नाम पर शर्त लगा लेती है और कहती है कि मैं सिनियाओ जियाओ चेन की बीवी हूँ, मैं अपने सारे पैसे जियाओ चेन पर लगाऊंगी। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में उस बुद्धिमान आदमी की पत्नी है। सबको वो बस ऐसी ही फेकू लग रही थी और जिनको भी ये सच लग रहा था वो उसे ये कहकर कोसने लगते कि उसकी वजह से जियाओ चेन की जिंदगी नर्क बन गई है और बेचारे की उसके साथ जबरदस्ती शादी करा दी गई। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियाओ चेन ये कंपटीशन जीत जाता है और सभी लोग उसे बधाइयाँ दे रहे होते हैं। राजकुमारी को पक्का यकीन था कि वो हेयर पिन उसे ही मिलेगी। तभी वहाँ का एक आदमी जियाओ चेन से पूछता है कि वो अवार्ड वाली हेयर पिन किसे देगा। हम सबको छोड़कर वहाँ के सभी लोगों को यही लग रहा था कि वो हेयर पिन वो राजकुमारी को ही देगा, क्योंकि दोस्तों वो हमारी तरह स्मार्ट थोड़ी न है। इसीलिए जियाओ चेन कहता है मैं ये हेयर पिन अपनी प्यारी और बुद्धिमान वाइफ को दूंगा। इंपीरियर क्वीन और राजकुमारी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वहाँ पर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि सभी जानते हैं कि राजकुमारी जियाओ चेन को बहुत पसंद करती है और उन्होंने उसके लिए इंपीरियर से बात भी कर ली थी, तो ये जायज है कि उसे ये हेयर पिन राजकुमारी को ही देनी चाहिए। राजकुमारी भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि सिनियाओ उसके लिए ठीक नहीं है, पर जियाओ चेन उनके इन शब्दों को साइलेंटली और आदर के साथ ठुकरा देता है। तभी राजकुमारी रानी की तरफ देखकर उन्हें कुछ करने को कहती है। असल में राजकुमारी जियाओ चेन के प्यार में पागल हो चुकी थी और ये बात सबको पता थी। रानी कहती है कि ये हेयर पिन एक रॉयल हेयर पिन है, ये कीमती होने के साथ साथ इसको पहनने वाला भी एक रिस्पेक्टेड पर्सन होना चाहिए, पर मैंने सुना है कि सिनियाओ को खुद को एलिगेंट प्रेजेंट करने का तरीका तक नहीं पता है और साथ ही मैंने ये भी सुना है कि वो बहुत बदसूरत है, इससे इस हेयर पिन की गरिमा को ठेस पहुंचेगी। इस पर इंपीरियर कहता है कि मैं तुम्हारे अपने पत्नी के प्रति लॉयलिटी को देखकर बहुत खुश हूँ, पर रानी की बात भी सही है, इसीलिए हम ये देखेंगे कि वो सच में इस हेयर पिन के लायक भी है या नहीं। इसके बाद हम राजकुमारी और सिनियाओ के बीच एक कंपटीशन करेंगे। अगर सिनियाओ जीत जाती है तो तुम ये हेयर पिन उसको दे सकते हो और उसके साथ रह सकते हो, लेकिन अगर राजकुमारी जीत गई तो तुम्हें राजकुमारी के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। वो पहले तो मानने से इनकार कर देता है, पर इंपीरियर के ऑर्डर की वजह से वो मान जाता है। वो कहता है कि लेकिन मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल में सिनियाओ के लिए जो प्यार है वो कभी नहीं बदलेगा। ये सुनकर राजकुमारी मन ही मन कहती है कि कैसे नहीं बदलेगा, मैं तुम्हारे दिल को बदल दूंगी और तुम्हें अपना बना लूंगी। फिर इंपीरियर सिनियाओ को पैलेस में लाने के लिए कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम
देखते हैं कि कुछ लोग अभी भी उसका मजाक उड़ाए जा रहे थे। तभी वहाँ पर एक रॉयल सर्वेंट आता है, कहता है कि सिन्याओ जी को महल में बुलाया जा रहा है। ये सुनकर लोग कहने लगते हैं कि क्या ये सच में जीत गई। तभी नीना कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हेयर पिन देने से पहले वो सभी दर्शक लोगों के सामने दिखाई जाती है। पक्का जियाओ चेन ने इसे डिवोर्स देने के लिए बुलाया होगा। वहाँ पर जमा हुए सभी लोगों को भी यही लगता है। फिर सिन्याओ उस सर्वेंट के साथ चली जाती है। वहाँ सभी लोगों को लग रहा था कि वो एक मोटी और भद्दी लड़की होगी, लेकिन जब वो उसे देखते हैं तो सभी चौंक जाते हैं और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं। वो वहाँ आकर इम्पेरियर को ग्रेट करती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि उन दोनों का प्यार काफी गहरा है और सोने से भी शुद्ध है। इम्पेरियर उसको सब बता देते हैं और उस कंपटीशन के लिए पूछते हैं। जियाओ चेन उसका हाथ पकड़कर उसे ये कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मना करता है, लेकिन उसे खुद पर पूरा यकीन था और अपने प्यार पर भी, इसीलिए वो राजी हो जाती है। राजकुमारी चाइनीज ट्रेडिशन डांस में माहिर होती है, इसीलिए वो डांस के लिए चाइनीज ट्रेडिशनल डांस को चूज करती है। असल में ये डांस उसको पुराने वंशज की रानी ने सिखाया था, जो कि बर्बाद हो चुका है। उनके वंशज का एक आखिरी बच्चा था जिसकी रॉयल फैमिली की राजकुमारी से शादी होने वाली थी, लेकिन उसका भी कोई पता नहीं है। कंपटीशन शुरू होती है और पहले राजकुमारी डांस करती है। उसका डांस सबको पसंद आता है और सबको लगता है कि यही इस कंपटीशन को आराम से जीत जाए। तभी सिन्याओ रेड कलर के ब्यूटीफुल से ड्रेस में आती है। जियाओ चेन को ट्रेडिशनल चाइनीज म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए कहती है। वो खूबसूरती से नाच रही होती है और उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा था जियाओ चेन का म्यूजिक, इसीलिए वहाँ तितलियाँ आ जाती है। ये देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये देखकर वेवी को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो वहाँ स्टेज पर आंवले फेंक देती है। उन पर पैर रखकर सिन्याओ गिरने ही वाली थी, लेकिन वो खुद को संभाल कर फिर से डांस शुरू कर देती है। इम्पेरियर भी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सिन्याओ को अप्रूव कर देते हैं। इस पर सिन्याओ कहती है कि ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये डांस दो जोड़ों के प्यार को दर्शाता है, जिसमें हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने म्यूजिक से सपोर्ट करता है, जिस वजह से मुश्किल में भी एक वाइफ अपना हौसला नहीं छोड़ती है और ऐसा अद्भुत करिश्मा होता है। इम्पेरियर उसको परमिशन दे देता है, इसीलिए राजकुमारी घुटने के बल बैठ जाती है। कहने लगती है कि मैं वचन लेती हूँ कि अगर मेरी शादी जियाओ चेन से नहीं होगी तो मैं जिंदगी भर किसी से शादी नहीं करूंगी। अब ये सुनकर जियाओ चेन और सिन्याओ दोनों जमीन पर बैठ जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि उन दोनों को अलग ना किया जाए। तभी जियाओ चेन के गले से वो पेंडेंट बाहर निकल जाता है। उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। राजा उसको उस पेंडेंट के बारे में पूछता है तो जियाओ चेन बताता है कि वो उसके बचपन से उसके पास है, ये उसे उसके माँ बाप ने दिया था। जब वो पेंडेंट देखते हैं तो उसको पता चलता है कि वो आखिरी वंशज और कोई नहीं बल्कि जियाओ चेन है। ये सुनते ही सिन्याओ को लगता है कि शायद वो वेवी और जियाओ चेन के प्यार के बीच में आ रही है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी दादी आ जाती है, बताती है कि हम बरसों से जिस राजकुमारी को ढूंढ रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि सिन्याओ है। सभी इतने बोल्ड सेंटेंस को सुनकर एकदम हैरान हो जाते हैं। राजा और रानी इसका एक्सप्लेनेशन मांगती है। इस पर वो एक दासी को अंदर लेकर आती है। वो दासी उसे बताती है कि उसने राजकुमारी के जन्म के बाद उन्हें अपनी बेटी से बदल दिया था ताकि उसके बेटी को एक अच्छी जिंदगी मिल सके। सबको ये झूठ लगता है। तभी दादी जी कहती है, जैसा कि आप सभी ने सुना ही होगा कि एक रॉयल पेंडेंट सिर्फ एक पेंडेंट नहीं है, वो अपने मालिक को पहचान लेता है और अगर उसमें अपनी मालकिन का खून लगा दिया जाए तो वो एक अद्भुत करिश्मा दिखाता है। इस पर रानी कहती है कि ये तो बस एक अफवाह है ना, अभी तक इसे किसी ने भी ट्राई नहीं किया है। दादी कहती है कि आप बस देखती जाइए कि ये पेंडेंट क्या कर सकता है। ये कहकर वो राजकुमारी वेवी का पेंडेंट मांगती है। इस पर जब वेवी अपना खून डालती है तो वहाँ कुछ नहीं होता है, लेकिन जब सिन्याओ अपना खून डालती है तो वो पेंडेंट चमकने लग जाता है और उसमें से एक फीनिक्स निकलता है। वो चारों तरफ घूमने लग जाता है। इतना अद्भुत नजारा देखकर राजा और रानी मान जाते हैं कि वो ही असली राजकुमारी है। वो सिन्याओ और जियाओ चेन को रॉयल फैमिली में आने को कहते हैं, मगर वो ये कहकर मना कर देते हैं कि उन्हें सिर्फ एक दूसरे के साथ ही रहना है। और फिर राजा और रानी दोनों को वो सम्मान देते हैं और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, हमें कमेंट में करके जरूर बताना। फिर मिलती हूँ किसी और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।